हम सब अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे जुनून, हमारे डर और हमारे सपने अलग अलग हैं। जब भी हम पैसा शब्द सुनते हैं तो हम सभी के मन में अनोखे विचार और भावनाएं आती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज की बुक समरी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हसल ने लिखा है। पैसे का मनोविज्ञान दरअसल पैसे के साथ हमारे व्यवहार का अध्ययन है। अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में जानने की जरूरत है। चाहे हम पैसे के बारे में बात कर रहे हों या समग्र रूप से जीवन के बारे में, स्वयं को जानना सार्थक परिवर्तन लाने में एक बड़ा कारक है। इस दुनिया में कौन कितना धन कमाता है, यह उसकी साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। मतलब व्यक्ति के पैसों के प्रति विचार और भावनाएं कैसी है, एक इंसान को कामयाब उसके विचार और उसके सोचने की अक्षमता ही बनाती है। पैसा कमाना और पैसा बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है कि पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब व्यवहार के कारण वह उसे गंवा देते हैं। जैसे अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसे खर्च करना। इसका नतीजा ये होता है कि एक दिन ऐसे लोग कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते। अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन अमीरी को बरकरार रखने का एक ही तरीका है, पैसे की वैल्यू को समझना। तो चलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी को समझते हैं। पैसे बर्बाद मत करो। ऑथर इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ऑथर मॉर्गन हसल अपनी बुक में लिखते हैं कि जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था। उसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वो पैसे की कदर नहीं करता था। पैसों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही खराब था। वह हर समय अपने साथ नोटों के बंडल लेकर घूमता था और शराब के नशे में धुत रहता था और अमीर होने का दिखावा करता था। एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्त को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इससे सोने के सिक्के खरीद ले। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सिक्कों को समुद्र में फेंकते हैं और एक खेल खेलते हैं कि कौन सिक्के को दूर फेंकता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्दी ही कंगाल बना देता है। वहीं ऑथर बुक में एक दूसरी कहानी का जिक्र करते हैं कि अमेरिका का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, उसने 25 सालों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 17 सालों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो उनके चर्चे देश विदेश के न्यूज चैनल्स और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस सफाई कर्मचारी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिट फंड में पैसा लगाया करता था। कंपाउंडिंग की पावर से उसका छोटा सा निवेश इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। ऑथर बताते हैं कि पैसों को कमाने या उसे बचाने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पैसों को कैसे खर्च करते हैं, पैसों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। कोई भी मूर्ख नहीं है। ऑथर इस लेसन में कहते हैं कि बहुत से लोग पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वो लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की जनरेशन फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी का टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा बचाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियाँ और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना, ये सब हमारी पहुँच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते। ऑथर यहाँ लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेते हैं। हो सकता है जो फैसले मैं लूं वह
आपको मूर्खतापूर्ण लगे या आप जो फैसले ले वो किसी और को मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी आर्थिक सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसों का किस तरह सदुपयोग करते हैं। भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर का कहना है कि भाग्य और जोखिम दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता का प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हसल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में हुआ। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट्स में थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इसी प्रकार बिल गेट्स की सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे और उन्हीं में से एक भाग्य था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवेंस के बारे में कहते हैं कि अगर केंट ने मेरे साथ स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार ऑथर भाग्य और जोखिम को समझाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे एफर्ट, हार्ड वर्किंग, डिसीजन और सही मार्गदर्शन आदि। कितना पैसा चाहिए? दुनिया में हर इंसान की अपनी जरूरत होती है, जिसके लिए वह सुबह उठकर काम करने जाता है और सारा दिन मेहनत करता है। सारी जिंदगी इंसान मेहनत करता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसों से जरूरतें पूरा होती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। आप कितना कमाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खर्च कैसे करते हैं यह पता करें। एक महीना जब आप अपने खर्च को लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं। ज्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तुलना ना करें। कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, जिसे आम लोग नहीं जानते, जो किसी को भी इतना अमीर बना सकता है और किसी को गरीब। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को अच्छे से समझना जरूरी है। कंपाउंडिंग और समय आपकी छोटी सी राशि को बहुत बढ़ा सकती है। वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अमीर बनना और अमीर बने रहना। ऑथर का कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ समय बाद फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव किया, लेकिन समय बीतने के साथ वो अमीरी को बरकरार नहीं रख सके। अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सोच समझकर खर्च करना। आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें और आने वाली बाधाओं को लेकर सचेत रहें। पैसों की इज्जत करें और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करें। आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखें और हम्बल बने रहें। इन्हीं लर्निंग्स के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।